दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर एक बार फिर खास अवसर का गवाह बना। लोकतंत्र का मतलब ही लोकहितों से है और जब लोकतंत्र को लेकर भारत की बात होती है तो हमारे देश की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें हमेशा से रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में संसद भवन परिसर में आयोजित 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का समापन हो गया। इस सम्मेलन में मानवता के हितों से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के दूसरे दिन अपने समापन संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विस्तार पूर्वक सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दूसरे दिन सतत एवं समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका विषय पर चर्चा के दौरान अनेक प्रतिभागियों ने इस संवेदनशील विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भरोसा जताया कि सम्मेलन में हुई चर्चा विधायी संस्थाओं और राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध होगी। पिछले 2 दिनों में हमने सतत और समावेशी विकास में विधायकों की भूमिका के विषय पर गहन चर्चा की। संविधान की भावनाओं के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ हमारी विधायी संस्थाएं पारदर्शी हो, जवाबदेही हो, परिणाम मूलक हो, इसके लिए भी हमने सार्थक चर्चा की, संवाद किया। बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ में संस्थाओं को जनता के नजदीक और जनता की भागीदारी के अनुरूप बनाने के लिए भी हमने व्यापक चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामात्मक बनाने की बात कही। मेरा मानना है कि पीठासीन अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम किस तरीके से अपने अपने राज्य की चुनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, परिणाम मूलक बनाने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। लगातार उन संस्थाओं को प्रशिक्षण, हमारे अनुभवों का लाभ उनको मिले ताकि हम विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, समानता तक पहुंचे और उनके जीवन में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आ सके। इसके लिए हम चुनी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको अगर जवाबदेही बनाएंगे, उन संस्थाओं के अंदर भी विकास की योजनाओं की, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की योजनाओं की चर्चा होगी, ज्यादा भागीदारी होगी तो ज्यादा परिणाम मूलक भी बना पाएंगे और जवाबदेही बना पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए चुनी हुई संस्थाओं को और मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में चर्चा और संवाद पर भी बल दिया। हमने जो चर्चा की थी कि हम किस तरीके से अपने अपने राज्यों के अंदर जो वहां के बड़े मुद्दे हैं, वहां के सामाजिक मुद्दे हों, ज्वलंत मुद्दे हों और जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया जा सके, ऐसे मुद्दों पर हम विधानसभा, विधान परिषद में भी चर्चा हो और आवश्यक होने पर लोकतंत्र की संस्थाएं, पंचायत, नगरीय
पालिका नगरीय क्षेत्रों के चुनी संस्थाओं में भी चर्चा हो, ताकि उन मुद्दों का एक परिणाम निकाल सके, उनका समाधान निकाल सके। क्योंकि लोकतंत्र में जितनी चर्चा संवाद होती है, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन लोकतंत्र में चर्चा संवाद सहमति असहमति यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने इसी चर्चा संवाद सहमति असहमति से देश को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए उन मुद्दों पर चर्चा होगी तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अनुभव आएंगे, और वहां की सरकारों को भी जनता के उन विचारों के, उन अनुभवों का लाभ मिलेगा अपनी नीतियां बनाने में, अपनी कार्य योजना बनाने में। और जो नीतियां, कार्यक्रम, योजना बनाई है उसकी समीक्षा भी अगर करने की जिम्मेदारी विधानमंडल की होती है, मुझे लगता है कि उसको प्रभावी तरीके से हम नीचे तक उन नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में किए गए प्रयासों को हम नीचे तक समीक्षा करने लगेंगे तो और बेहतर परिणाम आएंगे और सरकार को सकारात्मक रूप से उसका लाभ मिलेगा। बदलते वक्त के साथ हर क्षेत्र में तकनीक का महत्व बढ़ गया है। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनोवेशन पर भी जोर दिया। हमें अपनी अपनी विधानसभाओं को और पारदर्शिता के साथ नए इनोवेशन करने का लाभ मिलता है। हमारी प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि मैं मेरे विधानमंडल को कैसे जनता के नजदीक सशक्त और सक्रिय भागीदारी कर सकूं और उसी के साथ विधानमंडल के माननीय सदस्यों की कैपेसिटी को बढ़ा सकूं, ताकि अच्छी चर्चा हो, अच्छी संवाद हो और चर्चा और संवाद से जो अमृत निकले उससे अधिकतम कल्याण हो सके। भारत की जीवन शैली हमेशा से ही पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमी है। पर्यावरण हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर बल दिया। कुछ विषय जो हमने P20 में भी रखे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा और सारे देश ये मानता है कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा तो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, मुझे लगता है इस विषय पर हमें राज्य की विधानसभाओं में भी, पंचायतों में और नगरीय क्षेत्र की संस्थाओं के अंदर भी इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना चाहिए। जितनी जनता इससे सक्रिय भागीदारी निभाएगी उतनी ही पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। इससे पहले 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के साथ संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल का दौरा किया। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के साथ ही CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस संसद के पीठासीन और विधानसभाओं के अध्यक्षों को एक मंच पर लाने का माध्यम है, जहां विधायिका से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर गहन विचार मंथन के साथ ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। CPA इंडिया रीजन में भारत के 31 विधायी निकाय जुड़े हैं। इनमें भारतीय संसद और 30 राज्यों की विधानसभाएं शामिल हैं। 2023 में उदयपुर में हुई CPA इंडिया रीजन की बैठक में 4 की जगह 9 जोन बनाने का फैसला किया गया था। पहले CPA इंडिया रीजन 4 जोन्स में बटा था। CPA इंडिया रीजन का सम्मेलन वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष 2023 में CPA इंडिया रीजन का 9वां सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने का आह्वान किया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। तब इसमें 57 देश शामिल थे। बाद में इसका लगातार विस्तार होता गया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में CPA की 180 शाखाएं हैं और इन्हें वैश्विक स्तर पर 9 क्षेत्रों में बांटा गया है।
सीपीए के इन 9 क्षेत्रों में अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश आइलैंड्स एंड मेडिटेरेनियन, कनाडा, कैरेबियन, अमेरिका एंड द अटलांटिक, भारत, पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया शामिल हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए गुड गवर्नेंस एवं राष्ट्रमंडल मूल्यों जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता, सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा, सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों एवं उनके स्टाफ को प्रमोट और सपोर्ट करता है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसके माध्यम से संसद के अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के प्रमुख, जनप्रतिनिधि आदि मिलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए विचार मंथन करते हैं, एक साझा नीति बनाकर उसे लागू करते हैं। इससे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इससे पहले सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायिकाओं की दक्षता और कामकाज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। दिल्ली में 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों से विभिन्न मंचों पर चर्चा करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब प्रौद्योगिकी और संचार के साधन लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। लोकतंत्र की यात्रा में हमने विधायी संस्थाओं को और मजबूत करने का प्रयास किया है, जवाबदेही बनाने का प्रयास किया है, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुरूप इन विधायी संस्थाओं को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, इस पर समय समय पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हम चर्चा करते रहते हैं। और हमने शिमला के अंदर 100 वर्ष पूर्ण होने पर कई प्रस्ताव लिए और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि इन विधायी परिषदों को, निकायों को हम बेहतर ढंग से चला सकें, उनकी बाधाओं और चुनौतियों पर समय समय पर चर्चा संवाद से हम समाधान का प्रयास करते हैं। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब टेक्नोलॉजी, तकनीकी और संचार के साधन हमारे दैनिक जीवन के अंग बन चुके हैं, तो लोकतंत्र के प्रति और इन विधायी संस्थाओं के प्रति लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और बड़ी हैं। और इसीलिए हमें बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारी विधायी निकायों को भी और सशक्त और मजबूत बनाना होगा। सतत विकास और समावेशी शासन के लिए विधायी संस्थानों की भूमिका पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थान कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करके शासन को अधिक जिम्मेदार और कुशल बनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का संविधान समावेशी शासन की भावना का सबसे सशक्त उदाहरण है, जो विकास के पथ पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान की भावनाओं के अनुरूप संघीय ढांचे के अंदर अपनी स्वायत्तता रखते हुए कई विषयों पर अपने अपने राज्यों
की ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा करती रहती है और देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी समय समय पर चर्चा करती रहती है। और हमारा प्रयास रहता है कि सभी संस्थाओं के प्रयासों से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी रखें, सबका कल्याण हो, और इसके लिए हम संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक समतामूलक न्याय आधारित व्यवस्था के तहत हम संस्थाओं का संचालन करते हैं। मुझे खुशी है कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी विधायी संस्थाओं ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई नवाचार भी किए हैं, जिससे इन संस्थाओं को जन आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन के साथ विधायी निकाय वर्तमान के साथ भावी चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। सबका साथ और सबका विकास की संकल्पना साकार कर समावेशी विकास सुनिश्चित करने में विधायी संस्थाओं की अहम भूमिका है। पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन के अध्यक्षों की और आमंत्रित अध्यक्षों की एक सम्मेलन भारत में हुआ था और उस समय हमारा विषय था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति और संस्कार भारत की है और इसी तरीके से देश के अंदर भी हमारी सभी विधायी निकाय भी इसी परिप्रेक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति से सब मिलकर आने वाली चुनौतियां और भविष्य की चुनौतियों को समाधान के लिए हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में विधायी निकायों की भूमिका रहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के 46 पीठासीन अधिकारी, 25 अध्यक्ष और 14 उपाध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। सीपीए इंडिया रीजन 2004 में तत्कालीन सीपीए एशिया रीजन से सीपीए के 9 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। वर्तमान में इसकी 31 सदस्य शाखाएं हैं, जिनमें भारत की संसद और 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल शामिल हैं। यह दूसरा मौका है जब सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। दसवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का मंगलवार को समापन हो गया। सतत और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका पर पीठासीन अधिकारियों ने सार्थक चर्चा की। प्रतिभागियों ने इस संवेदनशील विषय पर अपने विचार साझा किए। सतत एवं समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका, इस विषय पर भी चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का मत था कि विधायिकाओं को अधिक से अधिक जनता के बीच में सक्रिय बनाया जाए और अधिकतम लोगों को सक्रिय लोकतंत्र प्रणाली में और विधानसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूमिका हो, ताकि सतत एवं समावेशी विकास का लाभ चर्चा और संवाद से समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके
और संविधान की भावनाओं के अनुरूप समाज विकास और सबका विकास, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, इस विषय पर 2 दिन सार्थक चर्चा हुई। सम्मेलन में तकनीकी का उपयोग कर विधायिका में क्षमता निर्माण, कमेटियों में चर्चा और रिपोर्ट के सही अमल पर बातचीत हुई। साथ ही विधायिकाओं के डिजिटलाइजेशन को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। किस तरीके से अपनी अपनी विधानसभाओं को डिजिटलाइजेशन के काम को शीघ्र पूरा कर लें, ताकि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म जो हमारा था उसको हम पूरे लक्ष्य के साथ पूरा कर पाए। मुझे खुशी है अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभा को डिजिटलाइजेशन कर लिया है और लोकसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग कर हमने कई नए इनोवेशन किए हैं, उसकी तकनीकी ज्ञान भी और तकनीकी जो हमारी एक्सपर्टीज है वो भी सभी विधानसभाओं को हम सहयोग करेंगे, ताकि वहां की पूरी कार्रवाई विधानसभा की वो डिजिटलाइजेशन कर सके, मेटा डेटा पे ला सके, ताकि वहां के विधायकों को, वहां के सदस्यों को अपनी डिबेट और चर्चा में पुराने अनुभव, पुरानी डिबेट, पुरानी परंपराएं, परपाटियों का लाभ मिल सके। सम्मेलन में सतत और समावेशी विकास के लिए पंचायत और स्थानीय स्तर पर विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर चर्चा हुई। सतत और समावेशी विकास जब तक पंचायत लेवल पर, नगरीय क्षेत्र लेवल पर विकास नहीं पहुंचेगा, केंद्र राज्य की योजनाएं ठीक से नहीं पहुंचेगी, जब तक हम अधिकतम कल्याण नहीं कर सके। इससे राज्य विधानसभाएं उनकी राज्य की, केंद्र की योजनाएं पंचायत और नगरीय स्तर तक उन योजनाओं का लाभ मिले और उनके आर्थिक सामाजिक जीवन में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उनके सुझावों का अनुभव भी राज्य विधानसभा उठाए। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के जितने भी पिलर हैं, चाहे पंचायत हो, नगरीय हो, और उसके साथ उस राज्य के स्टेट होल्डर, उनके अनुभवों का भी लाभ मिले। लोकसभा अध्यक्ष ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने जा रहे सीपीए सम्मेलन के विषय के बारे में जानकारी भी दी। सिडनी में जो 3 से 8 जो सीपीए का सम्मेलन है, उस सम्मेलन में जिन मूल थीम पर चर्चा होनी है, सशक्तिकरण, जन भागीदारी और सतत दृष्टिकोण से माध्यम से लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त करना। इसमें कुल 8 कार्यशालाएं होगी, जिन कार्यशालाओं के अंदर विशेष रूप से एक विषय है मूल निवासियों के साथ सार्थक रूप से जुड़ना और संसदीय फ्रेमवर्क में उनको जोड़ना। संसदीय प्रक्रियाओं और प्रथाओं में ए का उपयोग, अवसर और चुनौतियां, सांसदों के विरुद्ध हिंसा और दुर्व्यवहार, राष्ट्रमंडलों के केस स्टडी, विधानमंडल में LGBTQ+ भागीदारी का सर्व समर्थन प्रचार कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रमंडल देशों में मानव तस्करी, शरणार्थी और आप्रवासन की चुनौतियां और अवसर, बेंचमार्किंग, मानक और दिशा निर्देश, सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाने के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, 7वां भेदभाव कानून का मुकाबला, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए PWD के लिए समावेशी निर्वाचन प्रक्रिया, इन विषयों पर 8 कार्यशाला होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में हुई चर्चा विधायी संस्थाओं और राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि 2 दिन के सम्मेलन में एक सार्थक चर्चा हुई है और विशेष रूप से
मुझे आशा है कि लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के अंदर चाहे पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उन सभागृह में भी सार्थक चर्चा हो। उसके लिए वहां की राज्य विधानसभा मॉडल तरीके का एक बायलॉज बनाएगी ताकि उनकी जो सभागृह है उसमें भी विधानसभाओं की तरह चर्चा संवाद हो, क्योंकि उन संस्थाओं का सबसे नजदीक जनता से जुड़ाव रहता है, तो उसमें जनता की भागीदारी और जनता भागीदारी के साथ उन सभाओं को अधिक सशक्त करना, मजबूत करना, जवाबदेही करना और कार्यपालिका की निगरानी करना, इस विषय पर भी विधानसभाएं समय समय पर अपने अपने राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन करेगी और जहां आवश्यकता होगी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगी। सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस संसद के पीठासीन और विधान मंडलों के अध्यक्षों का एक मंच है जहां विधायिका से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर गहन चर्चा की जाती है। बहुत सालों से हम महिला सक्षमीकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो पहले थे तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मतलब सहस्त्रक 2000 के उद्दिष्ट क्या है आगे जाने के लिए, लेकिन उसमें 15 साल जाने के बाद में पूरे दुनिया को ये लगने लगा कि इसमें से नतीजा निकालने में नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उतने नंबर का काउंट ही लोग नहीं रह सकते। तो उसके लिए बहुत एक व्यापक तरीके से मुद्दा सामने आया शाश्वत विकास उद्दिष्ट का। और जैसे ही वो अलग अलग तरीके के विकास, फिर भूखमारी से मुक्ति है, पानी का सवाल है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, उसके साथ में सबका समन्वय करना है। तो ये सब मुद्दों को लेकर जेंडर इक्वालिटी नंबर 5 है जो मुद्दा हमारे बहुत ही दिल को छू लेने वाला और जिसके बारे में हम संस्था में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे ओपिनियंस भी हमारे पास, व्यू पॉइंट्स भी आए हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का मामला है, आप जानते हैं कि वैसे तो हम उत्तराखंड को बहुत पहले से ही एक सशक्त प्रदेश मानते हैं और महिलाओं को भी सशक्त मानते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने वहाँ पे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको पास किया है, जो एक बहुत बड़ा टूल होगा आगे चलकर अपनी बहन को सशक्त और मजबूत करने का। आप किसी भी धर्म, वर्ग या जात को उठा के देखें, सबसे कमज़ोर कड़ी समाज में महिला होती है। और अगर उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है लेकिन देवभूमि है और महिला हमेशा वहाँ सशक्त रही हैं, वो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री से इंस्पिरेशन लेके, हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्णय किया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिला को सशक्त करना चाह रहे हैं, चाहे वो डाइवोर्स राइट्स हों, मैरिज राइट्स हों, प्रॉपर्टी राइट्स हों, लिव इन रिलेशनशिप हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम ये लॉ लेकर आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छा वे होगा उनको सशक्त करने का। डेवलपमेंट कोई भी करे लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, और उनमें भी खास करके जो हमारे गोल निश्चित हुए हैं उनमें क्लीन एनर्जी, खास करके गुजरात ने सबसे पहले, आज के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, सोलर से एनर्जी हो सकती है ऐसा सोलर पार्क एक चारणका में गुजरात में स्टार्ट किया था सबसे पहले। कुल मिलाकर गुजरात में आज 52.9 गीगावाट क्लीन एनर्जी पूरे देश में सबसे आगे है, और भी लक्ष्य जो रखा है वो काफ़ी बड़ा लक्ष्य रखा है खास एनर्जी क्षेत्र में। लेकिन इनके साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट हो, हेल्थ हो, ऐसे इंडिकेशन में भी हमें बहुत जल्द ही और काम करना पड़ेगा, पूरे देश में करना पड़ेगा।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।